तो सुपरमैन देख ली, इसके ऊपर बात कर ली, लेकिन अच्छे से नहीं, क्योंकि स्पॉइलर फ्री रिव्यू में बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाती। तो इस वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से एक एक प्लॉट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इस बारे में कि आखिरकार ये सारी चीजें डीसीयू में कैसे कनेक्ट हो सकती हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो में सुपरमैन मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर नहीं देखिए तो अपने हिसाब से देख लेना। तो हर एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो की तरह इस वाले को भी कैरेक्टर वाइज लेके चलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद लेक्स लूथर, क्योंकि उससे बड़ा डेडिकेटेड हेटर इस सुपरमैन का मैंने जिंदगी में नहीं देखा और होगा भी नहीं। तो देखो, ट्रेलर्स के टाइम पर हम लोग बहुत सारी थ्योरीज बना रहे थे कि कौन होगा क्या होगा। इट वाज जस्ट लेक्स लूथर throwing stuff at Superman to see what will stick। उसने बेसिकली दो फ्रंट पे सुपरमैन को हराने की कोशिश करी। पहला फिजिकल, जहां पर वो अपने मॉन्स्टर्स, अपने बीइंग्स और मेटा ह्यूमंस जो कुछ भी उसने बंद करके रखे हुए थे वो सारे सुपरमैन के ऊपर फेंक के मार रहा था। और दूसरा फ्रंट था साइकोलॉजिकल वाला। उसने लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया। सुपरमैन के अगेंस्ट में क्वाइट लिटरली बंदरों की एक टीम बिठा रखी थी जो डेडिकेटेड हेट स्प्रेड कर रहे थे ऑनलाइन उसके खिलाफ, एंड सुपरमैन उस चीज से अफेक्ट हो रहा था। लेकिन सारी लाइंस तब क्रॉस हो जाती हैं जब लेक्स लूथर एक्चुअली सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में पहुंच जाता है और वहां से जोरेल का मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो काफी ज्यादा अनकन्वेंशनल लगा मुझे, क्योंकि जोरेल ने एक्चुअली अपने बेटे को क्रिप्टॉन से अर्थ पे इसीलिए भेजा था ताकि वो उसको सेव कर सके, और कॉमिक बुक्स में भी यही चीज दिखाई गई है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज और ऐड कर दी गई कि जोरेल वांटेड कालाइल टू रूल द अर्थ, क्योंकि वो वहां पर एक सुपीरियर बीइंग होगा। और इसी तरह की सिमिलर चीज कुछ कुछ वो स्मॉलविल वाला शो भी करता है, जहां पर जोरेल का वही मैसेज उसको भी पता चलता है अपने बेटे को, और फिर वो उसको डिफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर बाद में उसको चेंज कर दिया गया। तो हो सकता है कि यहां पर भी पता लगे कि नहीं, वो ट्रांसमिशन का पूरा पार्ट नहीं था, या फिर स्मॉलविल की तरह उसके पिता बस उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर लेक्स लूथर एक और जो बड़ी चीज प्लान करता है वो है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। वो दो कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस जहरानपुर और बुराविया के बीच में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाता है जिस वजह से पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने लगते हैं और सुपरमैन को मजबूरन बीच में स्टेप इन करना पड़ता है उसको रोकने के लिए। मतलब वो बुराविया के साथ मिलकर उनको वेपन सप्लाई करता है। लेकिन इस पूरी चीज में लेक्स लूथर का एक और प्लान था, और वो था जमीन हासिल करना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो क्या करता है कि बुराविया वालों को वेपन सप्लाई करता है $80 बिलियन के, लेकिन उसके बदले पैसे बहुत ही कम लेता है। वो उनसे कहता है कि जब तुम जहारनपुर को इन्वेड करके उसको कॉन्कर कर लोगे तो उसका एक पार्ट मुझे दे देना, जिसको वो लुथरोपिया बनाना चाहता है। और अगर तुमने वो मेरे 80s की सुपरमैन वाली मूवीज का वीडियो देखा हुआ है तो ये क्लासिक 80s वाले लेक्स लूथर की वाइब है, क्योंकि वो है जमीन पगलू। उसको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। उसको लगता है कि लैंड, रियल एस्टेट की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी और दुनिया में बाकी सारी चीजें भले ही इनफाइनाइट हो, लेकिन लैंड तो फाइनाइट है, तो इसी वजह से मेरे को जमीन दे दो। तो ये जो पॉलिटिकल टेंशन होता है ये भी कहीं ना कहीं सुपरमैन को अकाउंटेबल ठहराता है उसके पूरे एक्शंस के लिए, क्योंकि वो जाकर के एक ऐसे नेशन की मदद कर देता है जो यूएस का एलाई नहीं है, और उसके बाद टेंशंस और बढ़ने लगते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना है। वो बहुत सारी चीजें होती है। कुल मिलाकर के लेक्स लूथर का प्लान कामयाब होने लगता है, क्योंकि वो सुपरमैन को पकड़ के एक मेटा ह्यूमन प्रिजन में भी डाल देता है, जहां पर उसने एक्चुअली बहुत सारे पावर वाले मेटा ह्यूमंस को ऑलरेडी कैद करके रखा हुआ है, और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी। तो क्योंकि अभी दो फ्रंट से सुपरमैन पर अटैक कर रहे थे, उसको हराया भी दो फ्रंट पे जाता है। सुपरमैन जहां पर एक तरफ इसके मेटा ह्यूमन से फाइट कर रहा है, वहीं पर लोइस और जिमी मिलकर के इसका जो साइकोलॉजिकल वाला पूरा एंगल है उसको एक्सपोज करते हैं। ये जो पूरा बुराविया जहारनपुर के साथ मिलकर के क्या प्लान कर रहा था वो पूरी चीज एक्सपोज हो जाती है। और आखिरी में जब लेक्स लूथर को पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि इसको बेलरीव में डाल देंगे। बेलरीव एक्चुअली डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक मेटा ह्यूमंस की प्रिजन है, और इसी को टास्क फोर्स एक्स या फिर सुसाइड स्क्वाड जो है उसका हेडक्वार्टर भी माना जाता है। ये पूरी चीज करी जाती है लेक्स लूथर की रिफ्ट को रोककर, जिसको मिस्टर टेरिफिक अंजाम देता है। एंड एक मिनट के लिए मैं इस पूरे पॉइंट को क्वेश्चन करने लग गया था कि अगर मिस्टर टेरिफिक इस रिफ्ट को लेक्स लूथर के हेड ऑफिस में जाकर बंद कर ही सकता था तो उसे सुपरमैन की जरूरत क्यों थी, स्पेशली आफ्टर द एक्शन सीक्वेंस जो हम लोगों ने देखी, जहां पर वो लेक्स लूथर के इतने आर्मर्ड गुंडों को मार रहा था एफर्टलेस तरीके से। तो यहां पर तो वो थे भी नहीं। आई मीन मिस्टर टेरिफिक बहुत आराम से उस ऑफिस में जाकर के वहां जितने भी लोग थे उनको रगड़ सकता था और उस रिफ्ट को बहुत पहले बंद कर देता, जब वो सुपरमैन को स्मॉलविल में कॉल करके कहता है कि मेट्रोपोलिस की तरफ रिफ्ट खुल रही है, और लेक्स लूथर पहुंच गया प्रिजन में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सुपरमैन के कैरेक्टर के ऊपर, जो इस मूवी में हमको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। और उसका रीजन था क्योंकि वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं करता। वो कॉन्स्टेंटली अपने एक्शंस को डाउट करता है। वो पूरे ऑनलाइन हेट की वजह से उसके मन में और भी ज्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें ब्लास्ट होती हैं जब वो उस मेटा ह्यूमन प्रिजन से क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग लेकर बाहर निकलता है।
उसके पिताजी उसको काउंसिल करते हैं और फिर आखिरी में जाकर वो फाइट वाइट करके सारी चीजों को ठीक कर देता है। एक पॉइंट पे इसके कैरेक्टर को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाया कि सुपरमैन जो वहां पर एक थ्रेट है उससे लड़ने तक नहीं जाता। वो एक पॉइंट पे इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है फिजिकली और मेंटल लेवल पे कि वो लोइस के घर जाता है और कहता है यार ये जस्टिस गैंग हैंडल कर लेगी, मैं बस आराम करना चाहता हूं फिलहाल। एंड आखिरी में वो अपने अंदर के इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेता है। जब उसके पिताजी से बात करता है तो ही रियलाइजेस कि नहीं, वो होप का सिंबल है। उसको उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने भले ही अर्थ पे जो भी काम करने भेजा हो, ये अल्टीमेटली उस पे डिपेंड करेगा कि उसे क्या करना है। उसके पिता जॉनथन उसको यही समझाते हैं कि ये काम पेरेंट्स का नहीं है कि वो डिसाइड करे कि उनके बच्चे क्या करेंगे। वो सिर्फ अपने बच्चों को टूल्स दे सकते हैं, जो कि जोरेल करता भी है। और फिर अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन क्लार्क कि उसको क्या बनना है। तो वो लेक्स को अपनी स्पीच में क्लियर कर देता है कि नहीं, मैं मेटा ह्यूमन होऊंगा, मैं एक एलियन होऊंगा, लेकिन तुम सब लोगों की तरह मैं भी एक ह्यूमन हूं। एंड वो फाइनली जब इस पूरी चीज को एम्ब्रेस करता है, तब वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिनसे वो पहले सूद हो जाता था, उनको छोड़ करके जॉनथन और मार्था केंट को अपने पेरेंट्स पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाता है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को कॉल करता है कि इस रिफ्ट को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, तो आई लिटरली थॉट कि ये लोग कुछ स्पाइडरमैन टाइप की शिट पुल करेंगे, मतलब ऐसे जा करके दोनों को बंद करने की कोशिश करेगा, ऐसे कुछ पीक फिजिकल फिनोमिनन हमको देखने को मिलेगा। बट नो, मतलब वो इट वाज जस्ट अ पुश ऑफ अ बटन एंड सब बंद। तो सुपरमैन लोइस अपनी रिलेशनशिप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। दोनों अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हैं और वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, अपने आप को डाउट करने लगते हैं। बट आखिरी में वो अपनी रिलेशनशिप को एम्ब्रेस कर लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं जस्टिस गैंग के ऊपर। तो जस्टिस गैंग मूवी में एक एक्सेसरी की तरह यूज करी गई। हमको कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं मिलता है। बस ये पता है कि मैक्सवेल लॉर्ड, जो कि हम लोग पहले भी वंडर वुमन 84 में देख चुके हैं, ये बंदा इस पूरी टीम को क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज का सुपर हीरो टीम्स क्रिएट करना इज नथिंग न्यू, क्योंकि इतने सारे मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट लेक्स लूथर को भी अपनी टीम बनाने दे रही है, मैक्सवेल लॉर्ड को भी बनाने दे रही है, कैसे ही रोकोगे। लेकिन हाँ, हॉक गर्ल का कैरेक्टर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है मूवी के अंदर। बस उसका एक पॉइंट समझ में आया कि वो जो नो किलिंग रूल है ना, ऐसा कुछ नहीं है इनका। वो उठाती है बुराविया के जो प्रेसिडेंट लीडर है उसको सीधे नीचे फेंक देती है। और अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर ये पूरी चीज सुपरमैन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट को सेटअप करे। बिकॉज सुपरमैन किसी को जान से मारना पसंद नहीं करता, मतलब अगर उसको मजबूरी में करना पड़े तो बात अलग है, बट ही डज नॉट वांट टू। तो जस्टिस गैंग की इस ब्रुटैलिटी को देखकर हो सकता है कि लोग आगे किंगडम कम या फिर इस टाइप की जो पूरी सागा है उसको सेटअप कर सकते हैं। फिर आखिरी में वो अपनी गैंग में एक मेंबर को और शामिल कर लेते हैं जो कि मेटामॉर्फो है, और वो जस्टिस गैंग के नाम को भी एक्सेप्ट करता है। तो फिर गाय गार्डनर कहता है चल ठीक है भाई। स्पीकिंग ऑफ विच, गाय गार्डनर एक्चुअली डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही पॉपुलर ग्रीन लैंटर्न है। और जिस तरह इस मूवी में इसको दिखाया है ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही टोन डाउन वर्जन है। कॉमिक बुक्स में और भी ज्यादा एरोगेंट होता है और भी ज्यादा बड़ा एसोल होता है। तो यहां पर इसका थोड़ा टोन डाउन वर्जन दिखाया हुआ है। हो सकता है कि इसको आगे जाकर और बड़ा हरामी बना दिया जाए। हालांकि काम ये अच्छा ही करता है, बिकॉज इसको गार्डियंस ऑफ ओवा ने और उसके रिंग ने चूज किया हुआ है। एंड हमको इस कैरेक्टर का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दिया। वो बस ये कहता है कि उसके कुछ वॉल्स हैं, गार्डियंस ऑफ ओवा का एक दो बार नाम लेता है, कहता है कि इस रिंग ने उसको चूज किया हुआ है। और इसके अलावा बस हमको ये बताया कि जब वो सुपरमैन को वहां पे जाके कन्फ्रंट करता है कि जोरेल ने तेरे को अगर ये प्लैनेट कॉन्कर करने के लिए भेजा है, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं इस सेक्टर की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, जो काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। एंड आई एम श्योर कि ये पूरी चीज और भी ज्यादा एक्सप्लोर करी जाएगी, जो अभी कुछ ही महीनों में आने वाली लैंटर्न्स नाम की सीरीज है, जो डीसीयू में ही होगी, उसके थ्रू। इसमें हमको अर्थ सेक्टर को प्रोटेक्ट करने वाले ही 3 ग्रीन लैंटर्न्स देखने को मिलेंगे, जॉन स्टीवर्ट, हैल जॉर्डन और गाय गार्डनर। ये तीनों की केमिस्ट्री को और एक्सप्लोर किया जाएगा। और हमको ग्रीन लैंटर्न्स के बारे में भी काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि आखिरकार डीसीयू में ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। एंड इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो इस ग्रीन लैंटर्न के कंस्ट्रक्ट्स दिखाए गए थे ना, मतलब वो एक ग्रीन कलर तो था ही, लेकिन उसके साथ में एक हल्की सी ब्लैकिश ह्यू थी। और वो कंस्ट्रक्ट जो थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी अपनी आइडेंटिटी है। एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। स्पीकिंग ऑफ आइडेंटिटी, तो इस मूवी में जो एक बिग बैड की तरह सेटअप किया गया था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, अल्ट्रामैन। तो आखिर में ये बात रिवील करी जाती है कि अल्ट्रामैन एक्चुअली में सुपरमैन का ही एक क्लोन है, जिसको लेक्स लूथर ने सुपरमैन के एक बाल से बनाया हुआ था। और ये चीज जब पूरी रिवील करी जाती है, तो ये समझ में आ जाता है कि इस कैरेक्टर की अपनी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है। मतलब उसको एक डायलॉग तक नहीं दिया गया। लेक्स लूथर उसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है और कहता है कि ये कंप्लीट इडियट है, बस ये है कि इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं,
और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी। तो बस वो नंबर्स और अल्फाबेट्स के थ्रू उसको कंट्रोल करता है, मूव्स बताता है एंड वो अल्ट्रामैन जो होता है बस उनको एग्जीक्यूट करता जाता है। आखिर में हमारा सुपरमैन अपने कंधे को डिस्लोकेट करता है और इसको ब्लैक होल में फेंक देता है। तो देखो अब इस कैरेक्टर के साथ ना जेम्स गन कहीं पर भी जा सकते हैं अगर इसको भविष्य में दिखाना है, विच आई वुड नॉट रिकमेंड टू डू सो सून। लेकिन फिर भी अगर इसको दिखाना है तो कॉमिक बुक्स में सुपरमैन के कई सारे क्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं और उनका रोल है। सबसे पहला सबसे कॉमन है बिजारो। बिजारो एक्चुअली में सुपरमैन का जस्ट ऑपोजिट है, जिसको सुपरमैन के क्लोन की तरह ही क्रिएट किया गया था, बस वो सब चीजें उल्टी कहता है। मतलब अगर तुम उसके मुंह से सुन लो एम बीइंग हंग्री तो इसका मतलब ये होगा कि उसको भूख नहीं लग रही है। मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें बोलता है। अगर वो कहेगा कि मी लव यू तो मतलब वो तुमको हेट करता है। दिस इज हाउ बिजारो वर्क्स। और ये ना इनिशियली सुपरमैन का एक बहुत ही डम टाइप का क्लोन क्रिएट किया गया था जो हम इस मूवी में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर ग्रेजुअली इसको चेंज किया गया और बताया कि डम तो अभी भी है लेकिन इसका खुद का एक वर्ल्ड है जिसका नाम है बिजारो वर्ल्ड। और फिर इसको पूरी आइडेंटिटी देने की कोशिश करी और अभी ये डीसी के काफी पॉपुलर सुपर हीरोज या एंटी हीरो टाइप के कैरेक्टर्स में आता है, जो कि इनोसेंट है, नाइव है, लेकिन पावरफुल, काफी पावरफुल। फिर इसके बाद इसका एक और पॉपुलर क्लोन जो है वो सुपरबॉय या फिर कॉनर केंट है। बेसिकली इसको लेक्स लूथर ही क्रिएट करता है, लेकिन सुपरमैन और अपने मतलब लेक्स लूथर के खुद के डीएनए को एक साथ फ्यूज करके, और इसी वजह से ये पावरफुल तो बहुत है लेकिन इसके अंदर एक हल्की फुल्की डार्कनेस भी है। जब कॉनर को ये बात पता चलती है कि उसके अंदर लेक्स का भी डीएनए है तो वो अपने खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर ग्रेजुअली वो जो यंग जस्टिस टीम होती है वो उसको समझाता है कि नहीं, तुम सुपरमैन के डीएनए से बने हुए हो। एंड वही सारी चीजें जो हम लोग इस मूवी में सुपरमैन को फेस करते हुए देखते हैं वो कॉनर केंट खुद भी करता है। बट आई हाईली डाउट कि ये कॉनर होगा क्योंकि वो सुपर बॉय है और ये काफी ग्रोन अप इंडिविजुअल था। फिर तीसरा आता है साइबॉर्ग सुपरमैन, जो कि फिलहाल इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना समझ सकते हो कि ये वाला सुपरमैन तब दिखाया जाता है जब मेन सुपरमैन की डेथ हो जाती है कॉमिक बुक्स में। फिर मूवी की दूसरी इंपॉर्टेंट विलन जो की थी इंजीनियर। इसका नाम बहुत अच्छे से हमको बताया नहीं गया, इसको बस लेक्स लूथर ने क्रिएट किया ये पता चल जाता है। वो जो पूरे इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करता है उसी के थ्रू इसने इंजीनियर की बॉडी में नैनाइट्स डाल दिए थे, जिसकी वजह से उसका ब्लड नैनाइट से रिप्लेस हो जाता है और वो काफी पावरफुल हो जाती है। इनफैक्ट वो एक पॉइंट पे सुपरमैन को ऑलमोस्ट मार ही देती है, लेकिन सुपरमैन फिर वो स्पेस से आकर के उसको नीचे स्लैम करता है। तो उसके बाद उसको नहीं दिखाया गया, मतलब ये है कि वो जिंदा बच जाती है लेकिन फिर उसका हुआ क्या ये नहीं पता। तो देखो कॉमिक बुक्स में ना ये एक उतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से इस मूवी में दिखाया और उसको सेटअप किया है तो आगे जाकर के ये जो अथॉरिटी मूवी बन रही है उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। बिकॉज डीसी कॉमिक्स में जो अथॉरिटी नाम का पूरा ग्रुप है ये उसको लीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसा हो सकता है कि ये लोग जेम्स गन के डीसीयू में अथॉरिटी को जस्टिस गैंग या फिर ये जो पूरी सुपरमैन की टीम है इसके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करे, या फिर ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आगे जाकर जस्टिस गैंग शामिल हो जाए अथॉरिटी के साथ में, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके मॉरल्स थोड़े से तो हिले हुए हैं। ऑल्दो गाय गार्डनर को मैं नहीं जाता हुआ देखता वहां पर, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। और फिर इसके आखिरी में हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज दिखाई जाती है जिसको बस ऐसी जोक के फॉर्म में दिखा दिया गया, लेकिन अगर आप इसकी बातों और इनकी पूरी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा भी ध्यान से सुनो तो ये आगे के फ्यूचर को भी सेटअप करती है। मैं बात कर रहा हूँ सुपर गर्ल की। हमको इस मूवी के एंड में सुपर गर्ल दिखाई जाती है जो कि एक्चुअली कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करती है और इसकी मूवी भी हमें अगले साल देखने को मिल जाएगी। तो सुपर गर्ल जिसका एक और नाम है कारा जोरेल, वो आती है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, कहती है कि तुमने दरवाजा क्यों हिला दिया, कहता दरवाजा वहीं पर है, विच शोज की वो थोड़ी सी ऐसे ड्रंक वगैरह स्टेट में है। और फिर वो क्रिप्टो को बुलाती है जो कि एक्चुअली उसका डॉग है। एंड ये बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि जब कालाइल को अर्थ पे भेजा जाता है तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब कारा को भेजा जाता है तो वो थोड़ी बड़ी रहती है और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि तुम जाकर के कालाइल को प्रोटेक्ट करोगी। लेकिन जब तक वो अर्थ पे पहुंचती है तब तक कालाइल ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। एंड इस वजह से उन दोनों की एज डिफरेंस उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती और कारा को लगता है कि यार मैं इस काम में फेल हो गई। फिर वो अर्थ पे ही रहने लगती है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको ये लगता है कि यार देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं जो काम करने के लिए भेजा गया था वो अच्छे से नहीं कर पाई। तो वो ना दूसरे प्लैनेट्स पे चली जाती है, वो ऐसे प्लैनेट्स पे जाती है जहां पर रेड सन होता है और वहां पर जाकर वो पार्टी करना शुरू कर देती है। शी स्टार्ट्स गेटिंग ड्रंक। जो इस सीन में भी हमको बताया है कि वो रेड सन वाले प्लैनेट्स पे जाती है, पार्टी करती है, बिकॉज येलो सन वाले प्लैनेट्स पे उसका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है दैट शी कैन नॉट गेट ड्रंक, क्योंकि उसको चढ़ती नहीं है। तो वो ऐसे ही रेड सन वाले प्लैनेट पे जाती है जहां पर उसके पास पावर नहीं है और तब उसके साथ एक ऐसा एनकाउंटर होता है जो कि सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के इवेंट्स को स्टार्ट करता है। तो बहुत हाई चांसेस है कि जब कारा क्रिप्टो को लेके गई है अब दूसरे प्लैनेट पे तो वहां पार्टी वगैरह कर रही होगी और तब यही सेम चीज होगी उसके साथ। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि अगर वो एक रेड सन वाले प्लैनेट पे है तो वहां से निकल के कैसे आती है, क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं होंगी ना, तो स्पेसशिप
उसके पास एक स्पेसशिप है। फिर इसके बाद 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मूवी के लिए। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे को डिलीटेड सीन ज्यादा फील हुए। मतलब जेम्स गन ने इनको शूट करके रख लिया होगा, उन्होंने सोचा यार पोस्ट क्रेडिट में डाल देते हैं। मतलब मूवी ना अपने आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा कुछ एस्टैब्लिश नहीं करती है, बस जो आने वाले शोज और मूवीज है ना उनके बारे में बात करके निकल जाती है। जैसे सुपरगर्ल को सेटअप कर दिया उसकी अगली मूवी के लिए, लैंटर्न्स शो आ रहा है तो उसके लिए गाय गार्डनर को थोड़ा बहुत सेटअप दे दिया है। तो ऐसे करके ना कुछ कुछ चीजें हैं, बहुत लंबी फील्डिंग नहीं जमा रही है पिक्चर, बस थोड़े थोड़े, मतलब वही वन स्टेप एट ए टाइम लेके चल रही है। और इस वजह से देखते हैं कि क्या होगा। इस पूरे जेम्स गन के डीसीयू को इन लोगों ने इस मूवी की स्टार्टिंग में और बीच बीच में कहीं पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, और उससे हमको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आखिरकार ये यूनिवर्स है कैसा। लेकिन इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूं इस पे। तो अगर तुम हो बताना, बात करते हैं। पर अगर ये पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वाले में।